नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मकसद गरीबों की इमदाद है, लेकिन हमारे यहाँ जुराइम पेशा अफराद की प्रोग्रामिंग सरकार से ज्यादा जदीद होती है, तो वो इस प्रोग्राम का नाम लेकर गरीबों को लूट रहे हैं। मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपके नाम हजारों रुपए का इनाम निकला है, मुकामी फ्रेंचाइज पर जाइए, शनाख्ती कार्ड की कॉपी जमा कराएं और मैसेज में मौजूद नंबर पर राब्ता करें। इस हिदायत पर अमल करते ही रकम आती नहीं, चली जाती है। वैसे तो ये धंधा पूरे मुल्क में ही आम है, लेकिन मुल्तान समेत जनूबी पंजाब कुछ ज्यादा ही मुतासिर है। और हैरतनाक बात यह है कि इतने बड़े रीजन में साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए कोई सेटअप मौजूद नहीं है। मुतासिरा लोग थाने का रुख करते हैं तो पुलिस उन्हें लाहौर जाने का मशवरा देकर दोबारा अपने कामों में लग जाती है। कोऑपरेटिव स्कैंडल हो या डबल चार्ज जैसे अफराद, जब भी कोई माली फ्रॉड सामने आता है, मुताल्लिका इदारे यही राग अलापते हैं कि लोग लालच में आकर गलतियां ना करें तो इन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों को समझना होगा कि आम लोग बार बार एक जैसी गलतियां ना दोहराएं तो फिर इन्हें आम लोग कौन कहेगा। मतलब ये कि आम लोगों की नजर इस पर नहीं होती कि पेशकश करने वाला कौन है और पेशकश हकीकी है या गैर हकीकी, वो तो बस मुतवक्का फायदा देखते हैं। मुल्तान और जनूबी पंजाब में जालसाजों का एक मुनज़्ज़म नेटवर्क अवाम की इसी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। जी हाँ, ये है वो मोबाइल फोन पैगाम जो शहरियों को हजारों की तादाद में मौसूल हो रहा है। इसमें ज्यादातर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम इस्तेमाल करके ये खुशखबरी दी जाती है कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आपके नाम 25,000 रुपए मंजूर हुए हैं। पैगाम में राब्ता नंबर और एक कोड के साथ ये हिदायत भी होती है कि पैगाम वसूल करने वाला करीबी PCO या मनी ट्रांसफर फ्रेंचाइज पर जाकर राब्ता करे। मेरे पास एक मैसेज आया था इन बेनजीर इनकम सपोर्ट का, भैया आपका 25,000 का इनाम निकला, आपको भैया आप ये पीछे पे चले जाओ, हमारी बात कराओ। तो मैंने वहाँ जाके बात कराई, वो पीछे वाले ने उन्होंने कोई कोड बताया, तो पीछे वालों ने कोड बताया तो उनके 25,000 उधर आगे चले गए। फिर पीछे वालों ने मुझे वहीं पे बिठा लिया, तो वो बड़े भाई पुलिस वाले बुला रहे थे। शाम को मेरे घर वाले आए, उन्होंने पैसे दिए 25,000, तो फिर उन्होंने मुझे छोड़ा। मुतासिरीन ने GFIR को बताया है कि इस फ्रॉड में मोबाइल फोन कंपनियों की मनी ट्रांसफर सर्विसेज को इस्तेमाल किया जा रहा है। इनाम का लालच देने वाले पहले हजारों रुपए का बैलेंस मोबाइल फोन में लोड करवाते हैं और जब इनके दिए हुए फोन नंबर और कोड पर राब्ता किया जाता है तो ये बैलेंस उनके अकाउंट में मुंतकिल हो जाता है। इसके बाद फ्रॉड का शिकार होने वाले और PCO के मालिक में कभी तल्ख कलामी होती है तो कभी हाथापाई, मगर अंजाम यही होता है कि जायज़साजी का निशाना बनने वाले को थाना कचहरी से बचने के लिए पैसे भरने पड़ते हैं। दूसरी तरफ फ्रॉड सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ही नहीं हो रहा, बल्कि इसमें मोबाइल फोन कंपनियों की जानिब से लाखों रुपए की इनामात की जाली पेशकशें भी शामिल हैं। कंपनी वालों ने हमसे 2-3 नंबरों से फोन किया है और उन्होंने हमें से इन पैसे लिए हैं, 45,000 रुपये 4 नंबरों पे उन्होंने लिए हैं। और कहने लगे, जब उन्होंने दोबारा ये कहा कि आपको इनाम मिलेगा, लेकिन उन्होंने ना हमें कोई इनाम दिया और दोबारा उन्होंने जब हमें ये कहा कि आपको 45,000 और जमा करना पड़ेगा, हमने कहा नहीं हमारे पास 45,000, तो उन्होंने हमें ना तो फोन किया और ना ही हमें कोई इनाम दिया है। मेरा अबू मजदूरी करता है। ये साइबर क्राइम की वो किस्म है जो वबा की तरह पूरे मुल्क में फैलती जा रही है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए जिस तरह के इक़दाम जरूरी हैं वो देखने में नहीं आ रहे। इसका सबूत मुल्तान समेत जनूबी पंजाब का वसी और अरीज इलाका है, जहां पुलिस के पास इस तरह के जराइम से निपटने के लिए ना तो मतलूबा महारत है और ना ही जदीद आलात। हालत ये है कि फ्रॉड से मुतासर होने वाले थाने जाए तो पुलिस मुल्जिमान को पकड़ने की यकीन दहानी नहीं कराती, बल्कि नसीहतें शुरू कर देती है। इसके बाद मुतासरीन को मशवरा दिया जाता है कि मकामी सतह पर इस तरह के जराइम से निपटने का कोई निजाम मौजूद नहीं, लिहाजा वो लाहौर चले जाएं। तो पूरे जनूबी पंजाब का इतना बड़ा खिता है, ये जनरल पुलिस का, ये FIA का काम नहीं है इन क्राइम को रोकने के लिए। इनके लिए टेक्निकल कंप्यूटर एक्सपर्ट, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट चाहिए। अगर हम किसी आम पुलिस वाले को या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के किसी भी फर्द को किसी ऐसे
جرم کے تحقیق اور تفتیش پہ لگانے جس کا بنیادی طور پر اس کو علم ہی نہیں ہے، تو اس سلسلے میں وہ کوئی بھی پازیٹیو اپنا رول ادا نہیں کر سکے گا۔ اب لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو پولیس کا جو فرض ہے وہ یہ کہ ان ایشوز کو انویسٹیگیٹ کرنا اور اس کو کلپریٹس کو فائنڈ آؤٹ کرنا، پھر ان کو پروسیکیوٹ کروانا، یہ پولیس کا کام ہے۔ ایف آئی اے کا یہ بیسک سبجیکٹ ہے سائبر کرائم۔ ایف آئی اے والے ان کے پاس ایک اسٹیبلش یونٹ ہے جو اس پر کام کر رہا ہے۔ ایک تو ہماری کوشش ہوگی کہ جو یونٹ جو ہے اس ایشو پہ ایکسپرٹ ہے، ان کے پاس ایکسپرٹیز بھی ہیں اور ٹیکنیکل گیجٹس بھی ہیں، ان کو آن بورڈ لیں گے یا اب اس کی لیگل پروسیجرز دیکھتے ہیں جس پہ ہم ڈائریکٹ کیسز کی انویسٹیگیشن شاید ایف آئی اے والوں کو دیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور موبائل فون کمپنیوں کے نام پر کیے جانے والے مالی فراڈ کے باعث جنوبی پنجاب کے ہزاروں افراد کی جمع پونجی ہی نہیں ڈوبی بلکہ وہ مقروض بھی ہو گئے ہیں۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ حکومت جنوبی پنجاب میں سائبر کرائم سے نمٹنے کے لیے جدید سیٹ اپ بنائے تاکہ عوام جعل سازی سے بچ سکیں۔ GFIR کے لیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ احمد بزدار، ملتان۔ تم اکثر سوچتے ہوگے ہم تمہیں یاد نہیں کرتے، جواب نہیں دیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو کسی رانگ نمبر سے ایسے رانگ میسیجز آنے لگے نا تو سمجھ لیجئے گا کہ معاملہ رانگ ہے۔ اور جنوبی پنجاب کے خاتون کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ایک دن اچانک ایک اننون نمبر سے میسیج آیا اور پھر بات بڑھتے بڑھتے بلیک میلنگ تک پہنچ گئی۔ دھمکی آمیز پیغامات آنے لگے کہ مطلوبہ وقت میں اگر مطلوبہ رقم نہ ملی تو بہت برا ہوگا۔ لیکن لبابہ اور اس کے گھر والے بالکل نہیں گھبرائے۔ انہوں نے وہی کیا جو ایک فرض شناس شہری کو کرنا چاہیے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ملزم آج جیل میں۔ پاکستان میں 30 سال قبل موبائل فونز کی آمد کے ساتھ جہاں رابطوں کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوا، وہیں اس ٹیکنالوجی کا غلط استعمال بھی بڑھ گیا، کیونکہ جرائم پیشہ افراد نے رابطے کے ذریعے کو وارداتوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دور بیٹھے شہری بھی ان کا آسان ہدف بننے لگے۔ بھاولپور کی محلہ شمیم آباد کا رہائشی شکیل بھی ایک ایسا ہی وارداتی ہے جو مختلف ذرائع سے موبائل فون نمبر حاصل کرنے کے بعد شریف شہریوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ماضی میں کئی شہریوں کو لوٹنے کے بعد اس دفعہ اس نے نواز آباد کالونی کے خواجہ امداد حسین کے گھر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اور ملزم نے کسی طرح امداد حسین کی بہو کا نمبر حاصل کر لیا، اور اس کے بعد وہ وقفے سے ٹیکسٹ پیغامات بھیجنے لگا۔ ایک رانگ نمبر سے میسیج آیا تھا، پہلے شعر و شاعری کا، پھر اس کے بعد بلیک میل میسیج آنا شروع ہو گئے کہ میں تمہیں جانتا ہوں، میرے پاس میں ٹیچر رہ چکا ہوں، میرے پاس تمہارے اسکول کی تصاویر ہیں۔ میں نے پھر اپنے ابو کو بتایا۔ ملزم شکیل کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ کسی بہروپیے سے کم نہیں، کیونکہ چند سال پہلے جہاں وہ پڑھانے کے مقدس پیشے سے وابستہ تھا، وہیں اچانک وہ قصاب بن گیا اور نئے پیشے میں آتے ہی جرائم کی دنیا میں بھی قدم رکھ دیا۔ اسکول کے زمانے میں کسی طرح ملزم نے لبابہ کی تصویر حاصل کی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ لبابہ کے گھر والے کاروباری لوگ ہیں جن سے وہ اچھی خاصی رقم ہتھیا لے گا، لہٰذا اس نے واردات کا آغاز شعر و شاعری کے پیغامات سے کیا، اور پھر رقم کی ڈیمانڈ کی کہ مال دو گے تو جان چھوٹے گی۔ خواجہ امداد اس ساری صورتحال سے پریشان تھا اور اس نے پولیس کو صورتحال سے آگاہ کیا، تاہم ملزم شکیل سے بھی کہا کہ وہ مقررہ جگہ پر آ کر رقم لے، تاہم ملزم پکڑے جانے کے خوف سے سامنے نہیں آیا۔ مجھے 50,000 روپے رقم دو، نہیں تو میں تمہاری سکول کی تصویریں ہیں اسے غلط رنگ دے کر تمہاری زندگی برباد کر دوں گا۔ ہم نے اس کی تلاش کی تو تلاش کرنے پر پتہ چلا کہ یہ سم جو ہے کوثر بی بی بہاولپور کے نام سے رجسٹرڈ ہے اور استعمال ملزم شکیل احمد کے پاس ہو رہی تھی۔ متاثرین نے اپنی مدد آپ کے تحت ملزم کا کھوج لگانے کا فیصلہ کیا، اور موبائل فون ریکارڈ سے معلوم ہوا کہ ملزم قریبی محلے کا ہی ہے۔ یہ معلوم پڑنے کے بعد امداد حسین اپنے بیٹے کو لے کر شکیل کے گھر گیا اور اس کی منتیں کی کہ وہ آئندہ ایسی حرکتیں نہ کرے، لیکن ملزم ٹس سے مس نہیں ہوا اور غلطی تسلیم کرنے کے بجائے دھمکیوں پر اتر آیا۔ اس نے
जेब से सलवार की जेब से पिस्टल निकाल लिया और तान लिया। उसने कहा शराफत से चले जाओ, नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगे। जो कुछ मैंने किया अच्छा किया है। उसके बाद हम पुलिस के बाद गए, उन्होंने हमारी बात सुनी और FIR दर्ज की। पुलिस ने टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 25 और ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 506 के तहत मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जबकि तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि मुलजिम की ये पहली वारदात नहीं, बल्कि इससे पहले भी उसने कई लड़कियों को ऐसे पैगामात भेजे। एक तरफ पुलिस ने तफ्तीश बढ़ाते हुए मोबाइल फोन कंपनी से मुलजिम की जेर इस्तेमाल सिम का 68 सफ़े पर मुश्तमिल 2 माह का रिकॉर्ड हासिल किया, तो दूसरी तरफ मुलजिम इंतहाई शातिर निकला, जिसने गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत करा ली। तहम 3 माह बाद जमानत खारिज होने पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। सर ये मैं बेगुनाह हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ। सर ये पार्टी बाजी है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये किस किस्म की पार्टीबाजी है आपकी? बस ये इलेक्शन ये वगैरह दूसरी, इस वजह से। हाँ, ट्रेस किया इसको, ट्रेस करने के बाद इस शकील मुलजिम को लानत मलामत की, जब उसने उसे भी थ्रेट करना शुरू कर दिया। इस पे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ 25 टेलीग्राफ एक्ट का और 506B का। तो बेल उसकी खारिज हो गई है, उसमें गिरफ्तार है, रिमांड जिस्मानी पे इंशाल्लाह चालान होगा। ये आपकी नजर में ये शकील मुलजिम की क्या हैसियत है? सही गुनहगार है इसमें मुकदमे में। मुलजिम ने गिरफ्तारी के बाद मासूम बनने की कोशिश की, हालांकि उसके मोबाइल फोन रिकॉर्ड से साफ जाहिर होता है कि उसने ख्वाजा इमदाद के घर कई बार फोन पर पैगाम भेजे, जिनमें धमकी आमेज मैसेजेस भी शामिल थे। इसी दौरान ख्वाजा इमदाद पर बासर अफराद ने मुलजिम के साथ सुलह के लिए दबाव भी डाला, लेकिन उन्होंने ये कहकर सुलह से इनकार किया कि वो किसी और का भी घर बर्बाद होते नहीं देख सकता। अपील है कि उसे कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और शहर के माँ बहन बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मोबाइल फोन यकीनन मौजूदा जदीद जमाने में राब्ते का अहम तरीन जरिया है, मगर इस जरिए का गलत इस्तेमाल जहां जुर्म है, वहीं मुलव्वस मुलजमान को सजा की सूरत में ही ऐसे वाकयात को रोका जा सकता है। GOFIR के लिए कैमरामैन कलीमुल्लाह, सोहेब अली और शान खान के साथ मोहम्मद अकमल शेख, उच्च शरीफ, बहावलपुर। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल वो नशा है जो सर चढ़कर बोलता है, और इस नशे का आदी शख्स सारी दुनिया को अपने सामने कमतर समझता है। कराची का अलीम अमेरिका गया था और 9/11 के बाद जब वतन वापस लौटा तो एयरपोर्ट पर ही उसका वास्ता एक ऐसे ही शख्स से पड़ गया जो नशे में चूर था। अलीम को बैक जुम्बिश कलम ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। वो अदालत गया और अदालत से न सिर्फ केस जीता बल्कि अदालत ने FIA पर जुर्माना भी कर दिया। लेकिन अलीम का मसला फिर भी हल नहीं हुआ। वो पासपोर्ट बनवाने गया तो फिर वही सवाल, इंडियन हो या पाकिस्तानी। इसे कहते हैं चोर का भाई ग्राह कट। केस FIA से जीता है, महकमा पासपोर्ट से नहीं। छः में जब पाकिस्तान आया पहली दफ़ा, तो मुझे इमिग्रेशन वालों ने कहा कि यार आपको तो वहाँ से निकाला गया है अमेरिका से, ब्लैक लिस्ट है, आप तो वहाँ से निकाले गए। तो खैर मैंने जब उनसे बात की बैठ के डायरेक्टर्स वगैरह से, तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट लेके रख लिया और उन्होंने कहा कि आप सदर के पासपोर्ट ऑफिस में आ जाइएगा, वहाँ बैठ के आपसे बात करेंगे। अपनी दुखभरी कहानी सुनाने वाले शख्स नाज़िमाबाद के रिहायशी ख्वाजा अलीम हैं। अच्छा किरदार और पढ़ा लिखा होना वो खूबियाँ थी जो उनके काम आई। और 9/11 के दौरान जहाँ कई अफराद ने अमरीकी वीजे के लिए अप्लाई किया, वहीं अलीम भी एक ऐसा उम्मीदवार था जिसे वीजे के बाद ग्रीन कार्ड भी मिला। लेकिन ख्वाजा अलीम ने ग्रीन कार्ड पर सब हिलाली परचम को तरजीह दी और अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश न रखने का फैसला किया। तहम दूसरी तरफ पाकिस्तान में अचानक उनका नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया गया और वो महकमों के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। मैं फिर सदर के ऑफिस में गया, उन्होंने कहा जी ऐसा है वैसा है। हर 6 महीने बाद आता हूँ जाता हूँ, मेरी वालदा बूढ़ी है। ख्वाजा अलीम ने अपनी शराफत और पाकबाजी के तमाम सर्टिफिकेट्स हुक्काम को पेश किए और ये बावर कराने की कोशिश की कि वो एक आम शहरी और कानून पे चलने वाला शख्स है। ताहम सूरत हाल सामने आने के बाद भी अफसरान टस से मस नहीं हुए और ये हुक्म दिया कि लिस्ट से नाम निकलवाने के लिए उसे इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ तमाम फरियादें बेकार जाने के बाद अलीम के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उसने मजबूरन इस्लामाबाद का रुख किया। तारिक परवेज साहब DG हुआ करते थे उस ज़माने में, उनसे बात की, उन्होंने कहा हाँ यार ऐसा कोई मसला नहीं, मैं लेटर भेज रहा हूँ आपको और आप जा सकते हैं।
उन्होंने मुझे लेटर भेजा, उस लेटर पे मैं ट्रैवल करके अमेरिका चला गया। अलीम अपना मामला हल होने पर खुश था, ताहम ये बात अच्छी तरह जानता था कि ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाना पड़ेगा, वरना कभी भी मुसीबत गले पड़ सकती है। लिहाजा उन्होंने मुतालिका हुक्काम से रुजू किया और नाम डिलीट कराने की दरख्वास्त की, लेकिन यहाँ भी बज़ाहिर अफसरशाही आड़े आ गई और उन्हें मजबूरन अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जहाँ केस की समाअत के बाद फैसला उनके हक में आया। ताहम कुछ अरसे बाद वो फिर अचानक ब्लैक लिस्ट हो गए। मुझे उम्रे पे जाना था वाइफ को लेके, तो मैं पासपोर्ट बनाने के लिए गया अपने बीवी बच्चों का, तो उन्होंने कहा कि जी आपका नाम तो ब्लैक लिस्ट में, आप पासपोर्ट बनवा नहीं सकते। मैंने कहा चीफ जस्टिस का ऑर्डर है। कहने जी ऑर्डर है चीफ जस्टिस साहब, काम क्या करें। पासपोर्ट ऑफिस वालों ने अलीम को न सिर्फ चलता बनने के लिए कहा, बल्कि इस्लामाबाद से राब्ते का भी ऑर्डर किया। हालांकि दरख्वास्त गुजार ने फरियाद की कि उसके पास इतनी रकम नहीं कि वो इस्लामाबाद के चक्कर काटता फिरे, लेकिन इस बार भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और उन्होंने माशी तंगी की वजह से वकील की खिदमत दिए बगैर अपना केस खुद लड़ा। दोबारा अप्रोच किया हाई कोर्ट से, अपील की दोबारा कि भाई ये मेरे साथ क्या ज़्यादती हो रही है। ये भी केस तकरीबन 11 महीने चला और 11 महीने के बाद उन्होंने मेरे हक में फैसला दिया। अदालत ने अपने फैसले में सरकार पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया, जबकि दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने एतराफ किया कि FIA से गलती हुई और दरख्वास्त गुजार का नाम ब्लैक लिस्ट से डिलीट कर दिया जाएगा। अदालत को ये भी बताया गया कि गलती इस्लामाबाद में बैठे अफसरान से हुई। दूसरी तरफ इस मामले पर GFIR ने FIA हुक्काम से राब्ते की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो सकी। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मसरूफ है, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। The number you've dialed is not answering. मुतादिद बार राब्ता करने की कोशिश की, उसमें हमसे कोई राब्ता किया नहीं जा सका। उसमें हम ये जानना चाहते थे FIA हुक्काम से कि आया जो सिंध हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया ख्वाजा कलीम के हक में, उसके ऊपर कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्योंकि उस केस के अंदर FIA के ऊपर आला अदालत की जानिब से जुर्माना भी आयद किया गया था और उस जुर्माने का कुछ हिस्सा ख्वाजा कलीम को भी देने का हुक्म दिया गया था। ये तरीक़ाकार भी जानने की कोशिश की थी हमने FIA हुक्काम से कि किन तरीक़ाकार पे एक आदमी को, एक शख्स को ब्लैक लिस्ट करार दिया जा सकता है। मेरा नाम हो गया, तो जब मैं वहाँ गया हूँ बनाने के लिए और उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट्स ले लिए, जब फाइनल मुझे टोकन पे साइन करनी थी कि 10 दिन के बाद आपको पासपोर्ट मिलेगा, तो वो मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आप इंडिया से कहाँ से। तो मैंने कहा भाई मैं इंडिया का नहीं हूँ, 55 साल यहाँ एज हो गई है, पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ और अब तो एंड चल रहा है यार, अब तो ज़िंदगी अब कहाँ से तुम पूछ रहे हो, कहाँ का हूँ। कहना नहीं आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। या तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने चूंकि FIA पे केस जीता है तो शायद वो मुझे इस तरीके से तंग कर, उल्टा मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि पासपोर्ट नहीं देंगे रिन्यू करके। किसी मुहिब वतन शहरी को बिलावजह ब्लैक लिस्ट में शामिल करना जहाँ किसी अलमी से कम नहीं, वही चेक एंड बैलेंस भी एक ऐसा सिस्टम है जिस पर अमल की सूरत में हुक्काम को कानून के दायरे में रखा जा सकता है। GFIR के लिए कैमरा टीम के साथ सैयद ताजुद्दीन, कराची। जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ GFIR में। देखते रहिए उस वक्त तक जब जुर्म बाकी है।